सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, सब में, इसको आरएएस बोलते हैं हम, आरएएस, इन सब में आपकी बड़ी हेल्प होगी और आपके पीवाईक्यूज जो हैं उनके शॉर्ट नोट जो हैं वो प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है। इसके साथ में हमने क्या किया है, जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी टॉपिक वाइज इनमें कवर किया है, तो इससे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हमने कई बार ऐसा देखा है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो यूपीएससी में भी आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन शॉर्ट नोट्स की हो जाएगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। और क्योंकि हमने इसको वन लाइनर की फॉर्म में दिया है तो एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे इस सीरीज़ को यदि आप होलिस्टिकली देख लेते हैं तो। ठीक है। और हमारा जो प्रयास है इसमें वो ये भी है कि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प करें, इसीलिए हमने इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी दोनों में ही अपने नोट जो हैं प्रिपेयर किए हैं। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो हिंदी को भी मैं साथ में लेके चलूँ ताकि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं हमारे वह पीछे ना छूट जाएं। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के आए हुए जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको देखेंगे। तो चैप्टर 1 जो है हमारा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में है और चैप्टर 2 जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। आप लोग देख लेना हिंदी मीडियम वाले छात्र। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, इन विच एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कैलकाटा। तो कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना के लिए कौन सा एक्ट जो है वो आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। ठीक है। ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वो क्या कारण था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। तो उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था, आपको पता ही होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था वो किस लिए आया था, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और उस टाइम पे हमको ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किस सिचुएशन में आ रही थी, बैंकरप्सी की सिचुएशन में आ रही थी। ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंगाली की स्थिति में थी। किस स्थिति में थी, कंगाली की स्थिति में थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंगाली की स्थिति में है, लेकिन उसी समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं, यानी कि मालामाल होते जा रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नुकसान में है। ईस्ट इंडिया कंपनी कंगाली की स्थिति में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। तो अब इस समय पर हमें एक किसकी आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि भाई जो सिचुएशंस ये क्रिएट हो रही हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। मोर ओवर हमको ये भी मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी उसके डिस्प्यूट्स हो रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट्स। किनके साथ में, जो दूसरे भारत में लोकल ट्रेडर्स हैं उनके साथ में। तो भाई एक कोर्ट होना चाहिए, एक न्यायालय होना चाहिए जो क्या करेगा, जस्टिस को सर्व करेगा। ठीक है। इसी वजह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट आया था वो भी इसलिए आया था कि किस तरीके से जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो रिच होते जा रहे हैं गलत तरीके से, ब्राइब लेकर, ठीक है, या गिफ्ट्स लेकर, उसको हम किस तरीके से रेगुलेट करें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने हॉलिस्टिकली देखा। फिर बात आती है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में मोनोपोली थी ट्रेड करने की, उसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत अबॉलिश किया गया था। तब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसी क्या सिचुएशंस बनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने की बात हुई। इसके लिए हमको एक चीज़ समझनी होगी कि 1800 का जो पीरियड था वो क्या था। ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन में क्या आ गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन के दूसरी कंपनीज होंगी वो क्या कहेंगी कि हमको भी अलाउ करो इंडिया में ट्रेड करने के लिए। लेकिन उस टाइम तक हमको पता है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करना अलाउ था, उसकी क्या थी, मोनोपोली थी। तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में ट्रेड कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या हो गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, तो दूसरी कंपनीज क्या चाहती हैं कि वो भी भारत में आए और ट्रेड कर सकें। तो भारत में दूसरी कंपनीज आके ट्रेड कब कर पाएंगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको क्या किया जाएगा, अबॉलिश किया जाएगा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन जो टी है प्लस ट्रेड विद चाइना है, इसमें ईस्ट इंडिया की मोनोपोली अभी भी रह गई थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार उसको खत्म किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं वो है विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो उसको जब हम देखते हैं तो वो है 1833। ठीक है, अब 1833 का जो अधिनियम है उसमें जो दूसरी खास बात है वो ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ना टी में प्लस ट्रेड विद चाइना में, वो भी क्या कर दी गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन की जो मैं हाथ के हाथ करता चलूँगा ताकि आपका एक हॉलिस्टिकली रिवीजन भी होता चले। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक काम और भी हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज रिलेटेड टू। अब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना ही होगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन गवर्नर जनरल था जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर आपको पता हो तो लॉर्ड रिपन थे उस टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है एक और चीज़ के लिए बड़े फेमस हैं जिसको हम कहते हैं पंचायती राज। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। अब इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसने करा ये था कि इंडियन जो हैं, जो भारतीय हैं और यूरोपियंस हैं, उनको ये इक्वल स्टेटस पर लेके आ गया था, यानी कि समान दर्जा दे दिया गया था उनको एज फार एज द पीनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वाज कंसर्न्ड। यानी कि अदालतों के दंड क्षेत्राधिकार का जो संबंध था उसमें भारतीयों और यूरोपियों लोगों को समान दर्जा प्रदान किया गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ थोड़ा सा हम समझते हैं। इससे पहले क्या था कि कोई भी जो इंडियन जज है वो क्या नहीं कर सकता था, किसी भी यूरोपियन का जो केस होगा ना उसमें जज नहीं हो सकता था। ठीक है, कौन सा केस है, जैसे कि जो क्रिमिनल केस है यानी कि दंडीय जो मामला है, ठीक है, उसमें कोई भी इंडियन जज नहीं हो सकता था, किसके लिए, यूरोपियन के लिए। लेकिन इल्बर्ट बिल ने क्या कहा, इल्बर्ट बिल ने कहा कि भाई इंडियंस और यूरोपियंस सब इक्वल स्टेटस पर हैं, यानी कि जो पिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें भारतीय व्यक्ति भी जज हो सकता है और किसी यूरोपियन को क्या कर सकता है, सजा दे सकता है। तो इस चीज़ का विरोध होगा किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, कि एक भारतीय व्यक्ति कैसे जज हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, किन मामलों में, यूरोपियंस जिनमें क्या हैं, एलिज्ड हैं या फिर हम कहें एक्यूज्ड हैं, आरोपित हैं। ठीक है, तो यही इल्बर्ट बिल था। ठीक है, और मैंने आपको इल्बर्ट बिल के साथ में इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अभी हम ऊपर ही देख के आए हैं कि इसके तहत क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। अब उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के पीछे के जो कारण थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे।
अब पिट्स एक्ट आता है 1784 में, उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। अब इसके लिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये एक बॉडी थी जो क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मैटर्स हैं उससे रिलेटेड। लेकिन जब हम देखते हैं 1784 में, तब उस चीज को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया। सो नाउ वी हैव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनके जो वर्किंग है उसको भी क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ लोग जो होंगे वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, कुछ मतलब मिलिट्री अफेयर्स को देखा जाएगा, और फिर दूसरी चीज जो होगी वो होगी कमर्शियल अफेयर्स। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से कौन सा पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स को देखेगा, और कौन सा जो है वो किन को देखेगा, कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। कमेंट आप लोग करोगे इस तरीके से तो आपका रिवीजन भी होगा, और क्योंकि आपने कमेंट किया होगा तो एग्जाम में भी आपको एकदम से क्लिक करेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की जब हम बात करते हैं तो परमिशन दी गई थी इंग्लिश मिशनरीज को टू वर्क इन इंडिया। अब ये भी बहुत खास बात है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से मोनोपोली क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की हम बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भी खत्म हो रहा है, और जो अंग्रेज मिशनरी हैं यानी कि ईसाई धर्म प्रचारक हैं उनको भारत में काम करने की परमिशन भी दी जा रही है। तो ये दोनों काम एक साथ क्यों हो रहे हैं, तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में जो परमिशन दी गई थी उसके दो कारण थे। एक तो कारण था रिलीजियस, धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण क्या होगा, लोगों को ईसाई बनाना। ठीक है, और जो दूसरा कारण था वो क्या था, वो था इकोनॉमिक। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोग ज्यादातर क्या थे, स्पिरिचुअल थे, यानी कि आध्यात्मिक थे। और आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं कि कम करते हैं, कम खर्चा करते हैं। यानी कि वो लोग मटीरियलिस्टिक क्या होंगे, कम होंगे ना, यानी कि वो लोग भौतिकवादी कम होंगे। अब कोई व्यक्ति मटीरियलिस्टिक नहीं है तो वो क्या करेगा, कम खर्चा करेगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या आ गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, अपने सामान को भारत में डंप करने की, और भारतीयों के द्वारा उस सामान को खरीदा भी तो जाना चाहिए। तो ईसाई धर्म प्रचारकों के माध्यम से होगा क्या, इंग्लिश मिशनरीज या क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम से लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाएगा और उनको मटीरियलिस्टिक बनाया जाएगा, ताकि उनका जो सामान है भारत में बिक सके। ठीक है, सिंपल। फिर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। इसमें अपॉइंटमेंट हुआ था लॉ मेंबर का इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब ये जो लॉ मेंबर है इसमें अगर हम देखें तो कौन व्यक्ति आए थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास के साथ में ही जो लर्निंग्स हैं वो भी हो जाएं। तो लॉर्ड मैकाले एक और चीज़ के लिए फेमस है जिसको हम कहते हैं मैकॉले मिनट। तो मैकॉले मिनट में उन्होंने क्या कहा था कि हम ऐसे इंडियंस चाहते हैं जो सिर्फ अपने रंग से भारतीय हों लेकिन अपनी सोच से क्या हों, ब्रिटिशर्स हों। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, स्लेव बनाना है इंडियंस को, तो उनके माइंड पे कब्जा करना होगा। ये बात किसने कही थी, लॉर्ड मैकॉले ने कही थी। ठीक है, सिंपल। तो 1833 में लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, किसको, लॉर्ड मैकॉले को। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट द टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7। ठीक है, फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। तो अब पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, ठीक है, यानी कि उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसके जो सदस्य थे वो टोटल 7 थे। यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। फॉर लेजिस्लेटिव वर्क मतलब जो विधायी कार्य होते हैं। देखो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम लेजिस्लेटिव वर्क की बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का।
लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। मैं आज के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। तो एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं टेम्परेरी। तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की, वो कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरशाह। नौकरशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या है? शाही नौकर है। नौकर जरूर है लेकिन शाही है, इसलिए क्या हुआ? नौकरशाह। ठीक है। तो अगर हम बात करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की, तो वो हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो वो कैसे बनते हैं? यही स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू बनते हैं। और जब हम बात करते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स के, तो मिनिस्टर हैं। इनको टेम्परेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनते हैं, जनरली 5 साल के लिए। और आज के समय में जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? पीएम। तो पीएम क्या करता है? शफलिंग भी करता रहता है, रीशफलिंग। तो इस वजह से कोई जरूरी भी नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 साल के लिए ही मिनिस्टर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फॉर लेजिस्लेटिव वर्क एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट सब्जेक्ट्स। उस समय पर जो केंद्र के और राज्य जो हैं उनके जो विषय हैं उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमको क्या देखने को मिलता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे के अधिनियमों में, एक्ट्स में, जो स्टेट लिस्ट है और जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें एक डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये क्योंकि 1861 की बात हो रही है और 1861 में सब कुछ किसके हाथ में था? सेंटर के ही हाथ में था। तो उस टाइम पे सेंटर और स्टेट के जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग नहीं थे। ठीक है। फिर आता है बाई विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। वो मिली थी 1892 में। तो हम क्या देखते हैं कि 1861 से जैसे जैसे हम 1947 की ओर बढ़ेंगे ना, तो जो पावर्स हैं वो धीमे धीमे बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि 1861 के अधिनियम में क्या था? उसमें बजट को डिस्कस करने की पावर नहीं थी। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ने पहली बार बजट के ऊपर चर्चा की जो शक्तियां हैं वो दे दी। ठीक है। फिर एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये तो जनरली सबको पता होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं पृथक निर्वाचन या पृथक निर्वाचिका की शुरुआत हो गई थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जैसे हम बात करेंगे, इसका मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नियम बना दिया गया है कि वहां पे क्या होगा? केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। और उस जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्या होगा? वोट डालने का अधिकार होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। तो अगर हम देखें सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी जगह पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वहां पे रहने वाले नॉन मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है कि वो वोट डाल सके। तो ये एक प्रकार का क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। और यह किस चीज़ के अगेंस्ट जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके भी अगेंस्ट चला जाता है कि भाई वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को वोट डालने का आप अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। तो यह चीज़ क्या है? यह चीज़ गलत है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के भी अगेंस्ट यह चीज़ चली जाती है। अब इसको लाया क्यों गया था 1909 में? क्योंकि आप ना थोड़ा सा सोचो, 1905 के आसपास में स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में, है ना। और स्वदेशी आंदोलन जब भारत में होगा तो उस टाइम पे भारत में यूनिटी कितनी ज़्यादा होगी? ठीक है। तो भारत में उस यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा किस माध्यम से? सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से ही। ठीक है। ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ा जा सके और भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होता जा रहा है? स्ट्रांग होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, उसको वीक किया जा सके। ठीक है। फिर हम बात करते हैं विच आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1919 का जो अधिनियम है उसके क्या प्रिंसिपल फीचर्स होंगे? तो उसके जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे फेमस जो विशेषता आपको पता ही होगी वो क्या है? डायआर्की। अब डायआर्की का क्या मीनिंग होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है द्वैध शासन। अब द्वैध शासन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो शासन है उसमें कुछ टू सिस्टम आ गया है, यानी कि द्वैध प्रणाली आ गई है। इसमें होता क्या है? डायआर्की में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स, कुछ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो जब रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात होगी तो रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होंगे जो किसके पास में होंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में होंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ में जब हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे ये वो होंगे जो इंडियंस को दे दिए जाएंगे।
ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रिजर्व सब्जेक्ट में जो अच्छे अच्छे जो पोर्टफोलियो हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको अपने पास रखा जाएगा, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, इसके साथ में पंचायती राज दे दिया जाएगा। लेकिन जो इशू है वो क्या है, रिजर्व्ड में क्या रखा गया था, फाइनेंस। तो अगर पैसा ही नहीं है तो पंचायती राज क्या कर पाएगा, एजुकेशन सेक्टर में हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स वर गिविंग अस पावर्स, लेकिन वो क्या था, वो एक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी थी कि इस तरीके से कुछ कुछ पावर्स देके कैरेट देते हैं वो हमें, और उसके साथ में क्या कंटिन्यू करें, अपने रूल को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी कि भाई हम डायआर्की ले आएंगे, इससे किनको खुश किया जा रहा था, कैरेट देके मॉडरेट्स को। और स्टिक की जो पॉलिसी थी कि भाई तिलक हैं और लाल बाल पाल हैं, उनको क्या किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी देख सकते हैं। ठीक है, सो विच आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायarchy इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंसेस। अभी हमने ऊपर क्या देखा था एक क्वेश्चन में, कि किस तरीके से जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1919 की, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, डिवोल्यूशन हो रहा है। डिवोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया जा रहा है, किसको, सेंटर से प्रोविंसेस को। कौन सी शक्तियां, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, विधायी प्राधिकार, मतलब कानून बनाने की शक्तियां। यानी कि कुछ कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई हैं, राज्यों को भी दे दी गई हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेट्स हैं उस समय इनको क्या कहते थे, प्रोविंसेस कहते थे। ठीक है, प्रोविंस मतलब प्रांत। तो जो प्रोविंसेस हैं उनको लॉ मेकिंग पावर्स दे दी गई हैं। अच्छा, उस समय पे जब हम स्टेट लिखते हैं, स्टेट्स लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रिंसली स्टेट्स। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि देयर इज ए स्टार्क डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड प्रोविंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में स्टेट्स का क्या मतलब होता था, प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जहाँ पे राजा रूल कर रहा था, और प्रोविंसेस का मतलब होता था प्रांत, जिनको हम आज स्टेट कह देते हैं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, विच एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज। तो सेपरेट एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के लिए हो, इसके लिए कौन सा अधिनियम था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये एक्ट तो आपको याद होना ही होना चाहिए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, फिर है द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मीट बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। अब जब हम बात करते हैं बाई कैमरल की, पहले समझ लेते हैं बाई कैमरल का मीनिंग क्या है। तो बाई कैमरल का मीनिंग ये होता है, जैसे आज के संदर्भ में हम कहें तो लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, द्वि सदन, यानी कि सदन कितनी है, दो सदन हैं। ठीक है, तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, यानी कि लोअर सदन है, और राज्यसभा अपर हाउस है, यानी कि अपर सदन है। इसी तरीके से राज्यों के स्तर पर यदि हम बात करें तो आज के समय हम क्या बोलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद को क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार बाई कैमरल कब बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही बनाया गया था। फिर बात आती है, बाई विच एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। वो भी कब किया गया था, 1919 में ही किया गया था। अब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या होता है, ये आपको पढ़ना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब प्रांतीय सरकार जो है। ठीक है, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, यानी कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को, इनमें से किन चीज़ों को रिजर्व्ड सब्जेक्ट माना जाएगा। तो अब हम एक बार देखते हैं और थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट्स वो होंगे जिनको रिजर्व्ड, यानी कि ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे। तो जितने भी पावरफुल सब्जेक्ट्स होंगे उनको ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो न्याय प्रशासन, आपको क्या लगता है न्याय की जो शक्ति है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या ब्रिटिशर्स भारतीयों को दे देंगे।
हमने अभी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऊपर पढ़ी है ना, उससे आपको क्या पता चला? उससे आपको पता चला कि एक बार जस्टिस की पावर जब भारतीयों को देने का प्रयास किया गया था तो एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो 1919 में, और वो कब हुआ था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1870s के आसपास में हुई थी। तो अभी की अगर हम बात करते हैं, तो अभी ये कैसे हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जस्टिस जो है भारतीयों के हाथ में सौंप दे? बिल्कुल भी नहीं सौंपेंगे। तो यह ज़रूर ही किस में रहेगा? रिजर्व सब्जेक्ट में रहेगा। फिर बात आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर म्युनिसिपैलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? नगर पालिका। तो जो नगर पालिका है और जो पंचायती राज हैं, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अब इनको भारतीयों को दे दिया जाएगा कि भाई ये तुम संभाल लो, क्योंकि ये क्या है? ये है झंझट का काम है। ठीक है। फिर हम बात करें लैंड रेवेन्यू, इसमें देखो फिर से पैसा आ गया। अब पैसा मीन्स पावर, तो ये भारतीयों को दिया जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो इट विल बी इन द रिजर्व लिस्ट, यानी कि आरक्षित विषय होगा। इसी तरीके से पुलिस, पुलिस तो आज के समय पे भी हम देखते हैं कि किस तरीके से आरोप लगते हैं कि रिप्रेशन का काम करती है, लोगों को दबाने का, परेशान करने का काम करती है, जिसको हम कई बार ये भी कहते हैं दैट इट इज़ अ कॉलोनियल लीगेसी। तो पुलिस के पास भी क्या होती है? पावर होती है। तो इस वजह से पुलिस भी किस में होगी? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यदि हम सौंप दें तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो पावर की चीज़ें हैं, और वो सब ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे, यानी कि दोज विल बी इन दी रिजर्व लिस्ट। फिर आता है हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहली बार एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान के निर्माण के लिए इसका आइडिया किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। ठीक है। अब स्वराज पार्टी जो है, इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें चित्तरंजन दास थे, सी आर दास जिनको हम कहते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है। इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो मदन मोहन मालवीय हैं और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सारे के सारे स्वराज पार्टी में होते हुए भी इनके बीच में क्या हो गया था? डिवीज़न हो गया था, एक भेद पैदा हो गया था। वो डिवीज़न क्या था? और वो जो दो पार्टीज़ बन गई थी, या जो दो ग्रुप्स बन गए थे, गुट बन गए थे, उन गुट के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो स्वराज पार्टी जो है उसने पहली बार एक बात करी थी, मतलब आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में, कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। कहता है बाई विच एक्ट द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। तो फेडरल कोर्ट इंडिया में बना था 1935 में। अच्छा, जो 1935 का एक्ट है ना, अधिनियम जो है, उसको आप याद कर लो। जितनी भी फेडरलिज्म से संबंधित चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? 1935 के एक्ट में आ जाएंगी। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो फेडरलिज्म का प्रयास था 1935 के एक्ट में, वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरलिज्म से संबंधित चीज़ें हैं, तो मैं आपको थोड़ी बहुत बता भी देता हूँ। उसी टाइम पे हमारा आरबीआई भी बना था। ठीक है। उसी टाइम पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का भी प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। ठीक है। इसके साथ में उस टाइम पर सेंटर के लिए भी 3 लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें से एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, एक थी फेडरल लिस्ट, और तीसरी कौन सी थी? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। अब वो लिस्ट कॉन्करेंट थी या फिर रेजिडुअल थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 1935 में। तो जब हम कॉन्करेंट लिस्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है। और रेजिडुअल जो है, इसमें हम क्या होता है, जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं, जो ना सेंटर के पास गई, ना स्टेट के पास गई, यानी कि जो ना प्रोविंस के पास गई, ना फेडरेशन के पास में गई, उनको हम क्या कह देंगे? रेजिडुअल पावर्स हैं। और ये रेजिडुअल पावर्स किसके पास में होंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यू हैव टू रिवाइज इट। ठीक है। क्योंकि ये वन लाइनर्स हैं तो बहुत डिटेल में इनको कवर मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक हॉलिस्टिक ग्लिम्स में आपको देता चलूँगा। ठीक है। आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा इसमें, ताकि हॉलिस्टिकली आपका इन क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा का सारा रिवीजन हो जाए। फिर बात आती है अंडर विच एक्ट डाईआरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। अब देखो, डाईआरकी स्टेट लेवल पे आई थी, जिसमें हमने ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट की बात करी थी 1919 में। अब हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे डाईआरकी कब आई है। तो सेंट्रल लेवल पे जो डाईआरकी आई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आई है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर, वो भी 1935 के अधिनियम में ही
किया गया है कि सरकार ने महिलाओं को विधानमंडल में आरक्षित सीटें दे दी थी। ठीक है, इसको याद रख लेना है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 70% ऑफ आवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी से हमने क्या किया है, उठाया है, यानी कि इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड शब्द, प्रेरित शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू हम कहें कि कॉपी पेस्ट किया है। तो कभी भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं लिखना है एग्जाम में, क्या लिखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 70% वो यहीं से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, और इसी को हमने, इसी से इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, तो जो फेडरल सिस्टम है प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बात करी थी, भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, यानी कि संविधान की निरंकुशता होगी, ये जो सिद्धांत था ये भी 1935 में ही आया। फिर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही है। आज के समय में भी हम देखते हैं ना कि जो राष्ट्रपति हैं वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, कब, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, यानी कि संसद का जो सत्र है वह नहीं चल रहा है और कोई इमरजेंसी आ गई है जिस समय हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, यानी कि अध्यादेश के माध्यम से वो बनाया जा सकता है। अब ऑर्डिनेंस जो है जो प्रेसिडेंट लेके आता है वो आर्टिकल नंबर कौन से के तहत आता है, 123 के तहत आता है। अच्छा, अब हम बात कर ही रहे हैं तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, 213। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच एक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की भी हमने बात करी थी कि वो भी किसके तहत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होगा। ठीक है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी कि वो शक्तियां जो किसी के पास भी नहीं, मतलब कि वो पावर जो रेजिडुअरी हैं, यानी कि ना सेंटर के पास में कुछ शक्ति है ना स्टेट के पास में वो शक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअरी पावर कहते हैं। रेजिडुअरी पावर ना जनरली किन के लिए यूज होता है, जैसे कि अगर हम बात करें 1947 की, तो 1947 में इंटरनेट जो है वो नहीं था भारत में, कंप्यूटर्स भी नहीं थे, तो उस टाइम पर साइबर क्राइम जैसी समस्याएं तो होती ही नहीं थी, है ना। तो उस समय के हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये बात सोच ली थी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आज ना सेंटर की लिस्ट में ना स्टेट की लिस्ट में है, लेकिन भविष्य में वो आ सकते हैं और उनको हमें क्या करना है, सेंटर या स्टेट में से किसी एक में डालना होगा। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स किसके पास रहेंगे, हमारे आज के संविधान में जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, या फिर ज़्यादा करेक्टली हम बोलें सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय हम क्या बोलेंगे, वो यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन के पास में पावर होती है उन पे कानून बनाने की। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो इशू होगा उसको कौन देखेगा, देखा जाए तो सेंटर देखेगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट देखेगी। ठीक है, तो उस टाइम पर जो रेजिडुअरी पावर्स थी, यानी कि वो शक्तियां जो, मतलब कि वो पावर जो एकदम से आ गई और जिनके बारे में पहले से डिसाइड नहीं था, वो गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, और इन मैटर्स में गवर्नर जनरल का अपना क्या होता था, डिस्क्रिशन होता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि क्या होता था, उसके पास में विवेकाधिकार, विवेकाधिकार यानी अपने विवेक से वो फैसले लेता था, वो किसी की एड और एडवाइस पे काम नहीं कर रहा था, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। फिर बात आती है वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का ये क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसी से हमारा 70% या उससे भी ज़्यादा, मोर देन 70% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी से क्या है, इंस्पायर्ड है। विच एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये भी 1935 में ही हुआ था। 1935 में जो बर्मा है, यानी कि आज का जो म्यांमार है, वो भारत से अलग हो गया था। ठीक है, अब बर्मा की बात आई गई है तो आपका होमवर्क क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बर्मा की, यानी कि आज के म्यांमार की कैपिटल यानी राजधानी क्या है। ठीक है, और उसको याद भी कर लेना है, एग्जाम्स के लिए बहुत रिलीवेंट है वो। फिर बात आती है विच इज या विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सोचो कि जो थर्ड राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, उसका जो विचार विमर्श था, वही क्या कहते हैं कन्वर्ट हो गया किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यह बात सही है या गलत है? ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर हम बात करें जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, उसमें यह बात बिल्कुल कही गई थी, मतलब जो बातें कही गई थी वही किस में कन्वर्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कन्वर्ट हुई। और 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन के स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, मैंने कही था। जैसे ही 1935 का अधिनियम दिखे क्या सोच लेना है, फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है ही। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, और जो थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, उसी में जो बातें होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दोनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है। फिर बात आती है द प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई क्रिप्स मिशन। यह जो प्रस्ताव था कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि चुनी हुई क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, और वह भारत का संविधान बनाएगी, यह आइडिया क्रिप्स मिशन ने दिया था। अब क्रिप्स मिशन कब आया था, कौन से साल में आया था, 1935 में, 1940 में, 42 में, 46 में, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो वीडियो देखते हुए ना, जब भी मैं पूछता हूँ उसी टाइम पे वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स मैं बात करूँगा यहाँ पे कि आप लोग बाद में भूल जाओगे कि कौन सी चीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। तो वेवल प्लान जो आया था उसमें क्या कहा गया था कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी उसमें जो हिंदू होंगे और जो मुस्लिम होंगे उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो क्या वेवल ने ऐसा सोचा था? यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वेवल ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि इसके कारण भारत के पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन वेवल ने यह कहा जरूर था कि क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है एज पर द कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स सीट इन ईच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। यानी कि कितने लोग मिलके एक किसको चुन रहे थे, एक कैंडिडेट को चुन रहे थे, तो वो थे 10 लाख लोग। यानी कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था ये कब आया था, 1946 में आया था। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य सीट तय करने के लिए एक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, यानी कि 10 लाख इज टू 1, यानी कि कैंडिडेट 1 और वोटर्स 10 लाख। ठीक है, आज की भी अगर हम बात करें तो हम मतलब कि इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पर पर्सन 1 वोट। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, लोकसभा की भी और विधानसभा की भी। ठीक है, जैसे कि यूपी से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80। जबकि अगर हम देखेंगे जो राज्य जिनकी पॉपुलेशन कम है वहाँ से लोकसभा की सीटें कम हैं, जैसे गोवा से एक ही सीट है। ठीक है, अब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो भारत की जो संविधान सभा है उसको कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके तहत ही बनाया गया था। और जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की गई थी वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में इन पे आ जाते हैं। और जिस तरीके का पेपर यूपीएससी का आजकल बनता चला जा रहा है, जो एक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स का, तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि इन फ्यूचर यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू। ईजी है। ठीक है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 1946 में। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये सोचना है कि प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और ये वाइस प्रेसिडेंट क्यों बने थे, ये प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने थे। ठीक है, अब आता है हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946। ठीक है,
1946 के अगस्त में इनमें से कौन सा इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट में नहीं था? तो देखो बहुत सारे लोग होंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, उनका नाम हमने यहाँ लिख दिया है, वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एकदम से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई एस राधाकृष्णन जो हैं इतने इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, है ना, इनके नाम पर ही क्या होता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, इनके बर्थडे पर ही। तो ये तो संविधान सभा में रहे ही होंगे, मतलब ये इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट में रहे ही होंगे, ऐसा कोई सोच सकता है, लेकिन ये इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारी, कैबिनेट जो थी इंटरिम गवर्नमेंट की, उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, मतलब किस व्यक्ति को क्या पोर्टफोलियो दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, थोड़े से फैक्चुअल हैं, आपको कोशिश करनी है कि इनको याद कर लो। दो चार बार आप इस टेबल को देखोगे, देन यू वुड बी एबल टू रिमेंबर एंड रिकॉल इन द एग्जाम। जैसे वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था, विस्काउंट वेवल, और बाद में उसके अलावा माउंट बेटन। तो माउंट बेटन तो हम देखते ही हैं, जब भारत स्वतंत्र भी हो गया था उसके बाद भी माउंट बेटन को ही हमने कंटिन्यू करा था अपने गवर्नर जनरल के तौर पर, और बाद में कौन बन गए थे, राजगोपालाचारी, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है, क्योंकि उनके बाद में तो हमने गवर्नर जनरल का सिस्टम ही खत्म कर दिया और प्रेसिडेंट बनाने लग गए थे। फिर बात आती है कि कमांडर इन चीफ इंडिया के उस टाइम पे कौन थे, जनरल सर क्लाउड ऑचिन लेक थे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके साथ साथ में वो एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देख रहे थे, ठीक है, और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड मामलों को भी देख रहे थे। ये आगे ना राष्ट्रमंडल संबंधों के भी वो प्रभारी थे, विदेश मामलों के भी प्रभारी थे, और वाइस प्रेसिडेंट तो वो थे ही। फिर हम बात करते हैं होम मिनिस्ट्री कौन देख रहा था, होम अफेयर्स को कौन देख रहा था, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कौन देख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन थे, बलदेव सिंह, इसको आप याद कर सकते हो। डिफेंस में कोई व्यक्ति है, यानी उसको क्या चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए, तो बलदेव नाम हो गया, ठीक है। कॉमर्स हमारे कौन देख रहे थे, जॉन मथाई देख रहे थे। एजुकेशन देख रहे थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। वर्क्स माइंस एंड पावर को एस सी बोस और सी एच भाभा देख रहे थे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लियाकत अली खान देख रहे थे। ये चीज़ जो है कई बार बहुत डिबेटेबल भी बन जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंस किसके पास में है, लियाकत अली खान के पास में। और सोचो लियाकत अली खान कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, और मुस्लिम लीग उस टाइम पे क्या चाहती है, पाकिस्तान बनाना चाहती है। सो मुस्लिम लीग इज फाइटिंग फॉर सेपरेट कंट्री, इवन देन इन यूनाइटेड इंडिया ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो इससे होगा क्या, ये क्या मुस्लिम लीग ठीक से इन लोगों को काम करने देगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है जिसमें जगजीवन राम जी हैं, क्या ये ठीक से काम कर पाएंगे जब तक फंड्स एलोकेट नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ठीक से काम कर पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर जी थे उसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में अब्दुल रब निश्तार थे, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अभी जोगेंद्र नाथ मंडल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मेशन का समर्थन किया था, और इन्होंने कहा था कि जितने भी जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं दे शुड सपोर्ट पाकिस्तान, द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि जिन्ना जी ने इनको ये एश्योरेंस दिया था कि पाकिस्तान में हम आपके साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में भी ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि लॉ मिनिस्टर ही बनाए गए, और वहाँ पे लॉ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने क्या किया, ये भारत भाग गए, और इन्होंने भारत में रहते हुए इस्तीफ़ा दिया अपने पद से, लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से पाकिस्तान की, और इन्होंने कहा कि मैं भले ही भारत में क्या कहलाता हूँ, ट्रेटर कहलाता हूँ, गद्दार कहलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आई वुड प्रीफर टू लिव इन इंडिया, और पाकिस्तान में हमारे लिए कोई स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट था ताकि आपको जोगेंद्र नाथ मंडल जी जो हैं वो याद हो जाएं कि ये विधि एवं न्याय मंत्रालय देख रहे थे, इनके खुद के साथ में ही न्याय नहीं हो पाया, अन्याय हो रहा था पाकिस्तान में, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफराज। अच्छा, आपको क्या लगता है उस टाइम पे जो असेंबली थी वो एडल्ट सफराज के आधार पे बनी हुई होगी। द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़।
इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो अगर हम उनकी बात करेंगे तो आप कह ही सकते हो कि असेंबली जो है वो अडल्ट सफराज पे आधारित नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। 10% लोग ही देश के वोट डाल सकते थे। उसके लिए एजुकेशन, प्रॉपर्टी और टैक्स, यदि आप एजुकेटेड हो, आपके पास में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और आप टैक्स पे करते हो, तो ही आपको वोट डालने का अधिकार था। तो हम नहीं कह सकते कि उस टाइम पे वयस्क मताधिकार था, बिल्कुल भी नहीं था। पहला गलत। फिर द असेंबली वॉज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, हमको पता है कि उस टाइम पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। ठीक है, इसी वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया वो लोग जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। तो जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो क्रिटिसिज्म होता है उसमें कहा जाता है कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल ठीक बात है, यानी उसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। ये तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि उसमें कांग्रेस थी और साथ में मुस्लिम लीग भी थी। तो इसी से हमको पता चल गया कि मल्टी पार्टी बॉडी थी, एक पार्टी तो नहीं थी। मुस्लिम लीग के ही लियाकत अली खान थे जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई थी, है ना। और हमने क्या देखा है कि लियाकत अली खान ये कौन थे, पाकिस्तान के सपोर्टर थे। तो इनके पास में जब पैसा होगा तो ये क्या करेंगे, कांग्रेस को ठीक से काम नहीं करने देंगे और ये ब्लॉकेज का काम करेंगे। तो इसी से आपको क्या क्लियर हो गया, दैट असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। सारी चीज़ें लिंक करते चलना है, ठीक है। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारी कमिटीज़ तो बनेंगी जिसके जरिए जो असेंबली है वो काम करेगी। तो लास्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बोल्ड में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज करेक्ट, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ये गलत हो गया। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, यानी कि कई समितियों के माध्यम से काम करता था। भारतीय संविधान सभा काम करती थी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट है वो कौन से सही हो गया, पहला और चौथा सही हो गया, ठीक है। फिर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें आप टिक कर लेना, 1 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया, इनको इलेक्ट किया गया था बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन ये इलेक्शन के जरिए आए थे। क्यों, क्योंकि अलग अलग जो विधानसभाएं थी, अलग अलग प्रांत थे, उन प्रांतों में क्या थी, विधानसभाएं थी। तो उन विधानसभाओं में जो लोग थे उन्होंने इनको इलेक्ट किया। यानी कि इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है भारत के लोगों ने ही बनाया है, क्योंकि जो प्रांत में जो लोग चुन के आए थे, यानी जो लोग एमएलए बने थे, ठीक है, यानी कि विधायक बने थे, उनको तो जनता नहीं चुना था। फिर विधायकों ने ये चुना कि भाई संविधान सभा में कौन लोग जाएंगे। सो ऑल्दो इट वाज नॉट द डायरेक्ट इलेक्शंस, दे वर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, बट स्टिल देयर वर इलेक्शंस, तब भी चुनाव तो हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से ही हम क्या कहेंगे कि ये लोग नॉमिनेटेड नहीं थे, दे वर इलेक्टेड बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इन्हें चुना गया था। फिर बात आती है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वही है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था जो ऊपर बात हुई थी। फिर हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सिंपल। ये आपको याद रखना है, यही बाद में क्या बनेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी थी। और पहला सेशन भी इसका कब होगा, उसी दिन हो जाएगा, जिस दिन बनी उसी दिन पहला सत्र हो गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिसंबर 1946 ईडी। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आपकी कब इस्टेब्लिश हुई है, दिसंबर में इस्टेब्लिश हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सत्र भी दिसंबर में हुआ है, तो उसी समय पर तो उसके अध्यक्ष चुने जाएंगे संविधान सभा के, पहले कैसे चुन लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये भी दिसंबर में ही होगा, ये हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। फिर बात आती है द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, 22 जनवरी 1947, सिंपल है। किस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में भी आया हुआ है, तो आपको ये कुछ डेट्स ऐसी हैं जो याद करनी ही पड़ेंगी।
फिर आता है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा की जो प्रारूप सभा थी, प्रारूप समिति थी, उसके समक्ष प्रस्तावना को, प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, उसको किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। फिर आता है आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से सही हैं? रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो नेहरू जी लेके आए थे, उसने हमारे संविधान की मेकिंग को अफेक्ट किया था क्या? फिर है प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर है पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं? इसमें ना दो चीज़ होती हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जब हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट का मीनिंग कंट्री से, ठीक है, या स्टेट से भी हो सकता है, किसी राज्य से भी हो सकता है। जब हेड ऑफ द स्टेट का मीनिंग कंट्री से है तो हम कहेंगे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और जब हेड ऑफ द स्टेट का मतलब राज्य से होगा तो हम क्या कहेंगे? गवर्नर है, ठीक है। तो जब हेड ऑफ द स्टेट की बात होती है तो वो प्रेसिडेंट होगा या गवर्नर होगा, और जब हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे तब या तो पीएम होगा या फिर सीएम होगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट है। अब इसको हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट। पढ़ते हैं इसको, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालती है। इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? गवर्नर लिख लेते हैं। गवर्नर इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, ये भी बिल्कुल गलत है। राज्यपाल जो है उसके तो इलेक्शन ही नहीं होते, प्रेसिडेंट के तो इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट, गवर्नर के नो इलेक्शंस, ठीक है। तो यानी दोनों ही तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सिंपल। बाकी के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कितने क्या हुए थे? सत्र हुए थे, 12 सत्र हुए थे। इजी है, याद कर सकते हो आप, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी थे। ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी के मुंशी, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट, वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। और चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन होंगे? वो तो हमें पता ही है, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो संविधान सभा जो है, संविधान की जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, यानी कि संघ संविधान समिति है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? नेहरू जी होंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की। इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको इनको याद तो करना पड़ेगा भाई। तो जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो हमको पता ही है उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए अम्बेडकर जी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है किस चीज़ का? संविधान को बनाने का। ऑल दो हम देखते हैं कि संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अम्बेडकर को माना जाता है बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में भी बहुत सारे सदस्य थे। आपको बताना है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य हैं, और कमेंट बॉक्स में उन सारे सदस्यों के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। जो हेड थे उसके वो बी आर अम्बेडकर थे, और यही रेस्पॉन्सिबल थे फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिसीजंस। फिर यूनियन पावर्स कमेटी। अब यूनियन पावर कमेटी क्या है? यानी कि संघ शक्तियां समिति, ठीक है। अब इसको हम सोच भी सकते हैं कि संघ जो है उसकी शक्ति किसके पास में होनी चाहिए? मतलब एक समिति बनाई गई है, ठीक है, जिसके पास जो तय करेगी संघ की क्या शक्तियां होंगी। तो ये सारे काम किसको देखने चाहिए? पीएम को। इसलिए कौन देखेगा? जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। तो ये संघ शक्तियां समिति नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या तय करेगी? संघ के बीच में और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन कैसे हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उनको डिवाइड कैसे किया जाए। तो राज्यों के बीच में और संघ यानी कि यूनियन के बीच में शक्तियों का विभाजन करना है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है। तो उसका अध्यक्ष किसको होना चाहिए? नेहरू जी को ही होना चाहिए, क्योंकि ये पीएम थे। हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं। फिर आता है प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान सभा समिति। तो इसमें क्या है? हमें पता है कि भारत इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, और भारत को एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? आयरन मैन भी कहते हैं,
तो जब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ बनेंगी तो उनके स्ट्रक्चर को कौन देखेगा? सरदार पटेल देखेंगे। फिर एडवाइजरी कमेटी जो बनी थी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज पे, उसमें भी कौन थे? सरदार पटेल ही होंगे। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र जो हैं, एक्सक्लूडेड एरियाज मतलब जिनमें हर किसी का जाना अलाउड नहीं होता, उसको भी कौन देखेगा? सरदार पटेल ही देखेंगे। और फोकस किस पे होगा? माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो अधिकार हैं उन पे फोकस होगा, इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया। अब है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब ये जब हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की बात करेंगे, यानी कि एक समिति बनाई गई है जो ये देखेगी कि जो क्या हो रहे हैं, प्रक्रियाएं हैं किसमें, संविधान सभा में या फिर हमारी संसद में, वो कैसे काम करे, उसको कौन देखेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। एक क्रीडेंशियल्स कमेटी भी बनाई गई थी। ठीक है। तो क्रीडेंशियल्स कमेटी की जब हम बात करेंगे तो ये क्या देखेगी? क्रीडेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपकी कैसी क्रेडिबिलिटी है, यानी कि आपकी साख कैसी है। ठीक है। तो क्रीडेंशियल कमिटी क्या देखेगी? वेरीफाई करेगी और हैंडल करेगी क्रीडेंशियल्स को असेंबली के मेंबर्स की, यानी कि जो सभा है हमारी, उसके जो सदस्य हैं उनकी साख कैसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसको वेरीफाई करने का, सत्यापित करने का काम कौन करेगा? क्रीडेंशियल समिति करेगी। और इसके अध्यक्ष कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। हाउस कमेटी में कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है। अब ये पट्टाभी सीतारमैया कौन व्यक्ति हैं? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में क्या लड़ा था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इलेक्शन लड़ा था। और इनको किसने उतारा था? महात्मा गांधी ने उतारा था। और ये चुनाव हार हार गए थे किसके खिलाफ? सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। ठीक है। तो ये एकोमोडेशन और जनरल एम्यूनिटीज़ को देखेंगे किनकी? असेंबली मेंबर्स की, यानी कि उनके रहने की व्यवस्था और जो उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनको देखेंगे। हाउस कमेटी देखेगी। हाउस कमेटी के नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये क्या देगी? घर देगी। किनको? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था करी जाएगी किसके द्वारा? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कमिटी ऑन द प्रिंसली स्टेट्स नेगोशिएटिंग कमिटी। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ये एंगेज इन डिस्कशन विद द प्रिंसली स्टेट्स अबाउट देयर रोल इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में उनका क्या रोल होगा, उनका क्या दायित्व होगा, उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें कौन कौन लोग थे और उनको क्या क्या पोर्टफोलियोज दिए गए थे वो हमने देख लिया है, अलग अलग कमिटीज़ को। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। तो अगर हम इसकी बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट। तो पहली चीज़ क्या होगी? अब देखो इसमें लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। सबसे आखिरी में ही तो भारत के संविधान को क्या किया जाएगा? इनेक्ट किया जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये बात तो आपकी पक्की हो गई कि सबसे आखिरी में क्या होगा? पॉइंट 2 होगा। फिर लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति की नियुक्ति। भाई प्रारूप समिति की नियुक्ति कब होगी? जब पहले क्या बन जाएगी? संविधान सभा बनेगी। जब संविधान सभा बनेगी तभी तो ये बातें होंगी कि संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई जाएं। तो सबसे पहले क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलेगी, फिर वो क्या करेगी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेगी कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, और उसके बाद में भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया। तो 4132 कॉमन सेंस के जरिए आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है, इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लीड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाईली फैक्चुअल है, याद कर लो। 5th मीटिंग जो हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ले आएंगे। फिर बात आती है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है तो कौन होगा? सरदार पटेल होंगे। हमने देखा ही था कि प्रोविंसेस को भारत से जोड़ने का काम, प्रिंसली स्टेट को भारत से जोड़ने का काम सरदार पटेल कर रहे थे। फिर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी मेंबर्स? 6 लोग थे उसमें। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन लोग थे? मैंने कहा था आपका होमवर्क है, यहाँ पे कुछ सदस्यों के नाम हमने दे दिए हैं। एन गोपाल स्वामी थे,
जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे या सरदार पटेल थे? इनमें से कौन से सदस्य थे? अगर हम देखें सरदार पटेल जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। इसको तो हम देख ही सकते हैं क्योंकि उनका काम तो क्या दे दिया गया था, वो प्रोविंशियल कमेटी में थे और उनका काम था बेसिकली जो प्रोविंसेस हैं उनको किस तरीके से भारत में लाया जाए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं होंगे, तो कौन होंगे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी। तो दो के नाम हमने दे दिए हैं और बाकी के नाम आपको कमेंट में खुद से लिखने हैं। फिर बात आती है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन विच डेट? 29 अगस्त 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ठीक है, फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे एट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एन राव थे। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने तो इवन ये तक कहा है कि जो संविधान बनाने में योगदान है वो मेरे से ज़्यादा बी एन राव का है। ये उस टाइम पे कौन थे? ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, अब बी एन राव के बारे में आपको थोड़ा बहुत कहाँ से पढ़ लेना चाहिए? विकीपीडिया पेज से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि बी एन राव सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंटरनेशनली भी काफ़ी रिनोन्ड व्यक्ति थे। ठीक है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? 22 जुलाई 1947, उस दिन संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। अब बात आती है कि कौन अध्यक्ष था नेशनल फ्लैग कमेटी का, तो इसको याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, द व्हील इन द इंडियन फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। फिर द रेशियो ऑफ द विथ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का आया हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, जो डिज़ाइन था नेशनल फ्लैग का उसको 22 जुलाई को अडॉप्ट किया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। व्हील जो इंडिया के नेशनल फ्लैग में उसमें 21 स्पोक्स हैं, ये आपको पता ही है। 21 से ज़्यादा हैं तो ये गलत हो जाएगा। कितने स्पोक्स हैं कमेंट में बताना। रेशियो ऑफ द विथ और द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड? 17 नवंबर 1949, और ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई थी। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, फिर आता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन विच डेट? 26 नवंबर 1949। फिर क्यों कांग्रेस ने 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन की इनॉग्रेशन की डेट के तौर पे चुना? क्योंकि 1930 में इंडिपेंडेंस की बात जो करी गई थी वो 26 जनवरी को ही की गई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? रावी नदी पर इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था। ठीक है, तो 26 जनवरी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था और उसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, उसी दिन हमने क्या किया? अपने संविधान को इन्फोर्स किया। सिंपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही तो इनेक्ट करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन जो है कितनी बार अलग अलग वर्ड्स के माध्यम से रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जो हैं वो संविधान सभा में चुने गए थे, कहाँ से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो हमको पता ही है, देखो इसमें ना एक ट्रिक होती है, जहाँ पे भी कर होता है, कर शब्द आते ही आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली जो व्यक्ति होगा वो मराठी होगा। ऑल्दो बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था। एमपी में एक जगह है MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, उस जगह का नाम ही बदल के अब क्या रख दिया गया है? अम्बेडकर नगर। सो ही वॉज बॉर्न इन MP बट ही वॉज अ मराठी। तो वो कहाँ से जीतेंगे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको बताया है, ट्रिक के लिए। ठीक है, फिर मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका है, 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारा लागू हो गया है, तो उनके जो करेक्ट डेट होगी वो क्या होगी? उससे कुछ आगे पीछे होगी, 24 जनवरी है, सिंपल। फिर इन विच ईयर वॉज जनगण मन
अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया 24 जनवरी। ठीक है। स्टेट एम्बलम यानी कि राज्य प्रतीक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। फिर विच व्हाट इज द ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1891 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रख लो। फिर विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो जैसे हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, एक चीज़ जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि क्रिप्स मिशन ने एक प्रयास किया था किस चीज़ का? पार्टीशन का। ऑल्दो डायरेक्टली इसने बोला नहीं था पार्टीशन के बारे में, लेकिन इसने क्या कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं उनको अलाउड होगा टू हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसने एक कोशिश करी है, सटल प्रयास है, इसको हम क्या कहेंगे? सटल सटल ट्राई है या फिर एक्सेप्टेंस है किस चीज की? पार्टीशन की। सो विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स, प्रिंसली स्टेट्स हों चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज हों, उनसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। गलत है। ठीक है। फिर एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। यही बात मैं कह रहा था कि किस तरीके से पार्टीशन के जो बीज हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्रिप्स को याद कैसे करें? तो क्रिप्स को याद कर सकते हैं हम चिप्स से। चिप्स होते थे बचपन में, जब खाते थे तो बच्चे क्या करते थे? चिप्स को ऐसे करके तोड़ देते थे बीच से। तो चिप्स को क्या करते हैं हम? क्रैक करते हैं। या फिर क्रिप्स को भी कैसे याद कर सकते हो? क्रैक से। ठीक है, चिप्स को क्रैक या क्रिप्स को क्रैक, उससे याद कर लो आप कि ये क्या करेगा? क्रैक करेगा। और यानी कि इसमें क्या होगा कि भाई जो प्रोविंसेस नहीं जुड़ना चाहते भारत के साथ में, उनको फ्यूचर स्टेटस मतलब एक सेपरेट एग्रीमेंट करेंगे रिगार्डिंग देयर फ्यूचर स्टेटस। ठीक है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। इट इज नोन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जितनी भी नेसेसिटीज है कंट्री की उनको उनके लिए चीज़ें प्रदान करता है। भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रयास उसमें किया गया। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। यह स्टेटमेंट जो है ठीक तो है, लेकिन ये क्या नहीं है? उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का संविधान सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भारत का संविधान अपनाया हुआ है, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें ना हमको जब देखना होता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रीज़न है कि नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो हम क्या करते हैं? बिकॉज लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा दो? क्योंकि। अब इसको पढ़ के देखो, भारत का संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसे अपनाया हुआ संविधान कहा जाता है। भाई भारत का संविधान अपनाया हुआ कहा जाता है, इस कारण थोड़ी ना भारत का संविधान भारत की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि दोनों स्टेटमेंट ठीक जरूर हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, बट सिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इट डू नॉट प्रोवाइड ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, परंतु जो कारण है वह कथन का क्या नहीं है? सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई मौलाना आजाद। ऐसा उन्होंने कहा था जब संविधान सभा जो है उसकी चर्चाएं चल रही थी, तो ये बात की गई थी कि भाई जो एडल्ट फ्रेंचाइज है यानी कि वयस्क मताधिकार है वो आज के समय से ही लागू ना किया जाए, क्योंकि भारत के लोग अभी क्या हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़े हुए हैं और वो इतने मैच्योर नहीं हैं कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो ये बात कही गई थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुई। और 1947 से जब हमारा संविधान बना उसके बाद में ही, या फिर 1950 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो उसमें ये नियम किया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहले से ही होगा। ठीक है, फिर बात आती है हु एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? देश को स्वतंत्र कराना। देश स्वतंत्र हो चुका है तो अब कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसको भंग कर दिया जाए। उनकी बात मानी गई? नहीं मानी गई। ठीक है, फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब देश का बंटवारा हो रहा था
उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। इनको आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज द फ्रीडम फाइटर और यूपी की फर्स्ट फीमेल CM, ठीक है। तो सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी, ठीक है। इन देयर नेशनलिस्ट reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotions. अब ये व्यू जो है ये किसका है? मतलब आइवर जेनिंग्स का है। ये आपको याद करना पड़ेगा, हाईली फैक्चुअल है। फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। यह स्टेटमेंट था ग्रैनविल ऑस्टिन का। तो इस तरीके के स्टेटमेंट किस लिए दिए जाते हैं? क्रिटिसाइज करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई संविधान सभा में सारे तो कांग्रेस के लोग ही बैठे हुए थे, ऑल्दो वी नो कि उसमें मुस्लिम लीग के भी लोग थे, ठीक है। हमने देखा ही था लियाकत अली खान, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था? क्या संभाल रहे थे? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त, पैसे से रिलेटेड मामले ही संभाल रहे थे, ठीक है। फिर हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट? केसी वियर ने कहा। अब भारत को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, यानी कि अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। और हमारा जो मॉडल है फेडरलिज्म का वो कैनेडियन मॉडल है, ठीक है। फिर हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय वही व्यक्ति हैं जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने पहली बार ये कहा था कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 15 थी, ठीक है। हु सेड इंडियाज सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज टाइनी रिपब्लिक? ये चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ वही व्यक्ति है जिसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या लेके आए थे? मेटकाफ एक्ट लेके आए थे। ये कब? 1835 में, ठीक है। तो मेटकाफ जो हैं ये प्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना क्या कर सकते हो, विकीपीडिया पेज पे जाके भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हेल्प होगी। इन्होंने क्या कहते हैं, इंडिया का जो रूरल सिस्टम है उसको सेल्फ रिलायंट कहा था, यानी कि आत्मनिर्भर कहा था कि ये एक आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था है, और उसकी तारीफ करी थी और कहा था कि ये तो एक रिपब्लिक यानी कि छोटे गणराज्य के भांति ही है। सो ही प्रेज द इंडियन रूरल सोशल सिस्टम। उन्होंने उसकी क्या करी है? प्रशंसा करी है, ठीक है। फिर द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डेराइव पावर फ्रॉम? भाई कोई भी हमारे देश में अपनी शक्तियां जो डेराइव करता है, प्राप्त करता है, वो किससे करता है? भारत के संविधान से करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर जो प्रियम्बल का आइडिया है भारत के संविधान में वो कहाँ से आया? USA से आया है, ठीक है। जो प्रस्तावना है, जो कॉन्सेप्ट है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, ठीक है। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है उससे हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो आइडिया है वो आया है। देखो, हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहते। ये बात बी आर अम्बेडकर ने बताई भी थी कि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि वी आर ऑन द मॉडल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। हम कमिंग टुगेदर वाला मॉडल नहीं है, होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल है इंडिया, और कमिंग टुगेदर वाला मॉडल है USA। तो USA फेडरेशन है, ट्रू फेडरेशन है। भारत ट्रू फेडरेशन भी नहीं है, और हमको यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया। कोई कह सकता है कि भाई इंडिया का जो फेडरेशन है वो किससे प्रभावित है? कनाडा से। तो फिर यहाँ पे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट क्यों लिखा हुआ है? ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है ये 1860s 70s में पास किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट पास किया गया। किन के लिए? कनाडा के लिए। तब आपको बात थोड़ी सी क्लियर होनी, स्पष्ट होनी शुरू हो गई होगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कनाडा उस टाइम पर क्या नहीं था? पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। ऑल्दो कनाडा के पास में क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट थी,
लेकिन वो इंटरनल मैटर्स में थी। ठीक है, तो कनाडा के जो एक्सटर्नल मैटर्स थे यानी कि फॉरेन अफेयर्स वाले जो मैटर्स थे वो कौन देख रहा था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने ये कानून पास किया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट फॉर होम कनाडा। नॉर्थ अमेरिका ही क्यों है? क्योंकि कनाडा लाइज इन दी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। बहुत बेसिक है तो। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये बात हमको पता ही है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में एज सच जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे पार्लियामेंट क्या होती है? संप्रभु होती है, यानी सोवरेन होती है। ठीक है, फिर है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। भारत में जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सम बोरोड आइटम्स। दोनों चीज़ें सही हैं। भारत में जो न्यायिक समीक्षा है वो लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि 9th शेड्यूल में अगर किसी चीज़ को डाल दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो समीक्षा होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरोड आइटम्स लिए? बिल्कुल नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ उधार से लिया गया है, यानी कि इंस्पायर्ड है दूसरे देशों के संविधानों से। लेकिन स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, अगर हम यहाँ बिकॉज लगाएं और कहें कि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सम बोरोड आइटम्स, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ए इंडिविजुअली सही है, आर इंडिविजुअली सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ये भी हमने ऊपर देखा ही था। इसी में हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के तहत कनाडा में बना कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें फेडरल सिस्टम आया, और भारत का फेडरल सिस्टम कनाडा से प्रभावित है, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से प्रभावित है। ठीक है, फिर द इंडियन पार्लियामेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन दैट इंडिया वॉज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम एज सच नहीं है। वहां पे सिर्फ ये देखा जाता है कि लोअर हाउस और अपर हाउस, इनसे यदि कोई कानून पारित हो गया है तो वो कानून लागू होगा ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू सिर्फ इस बात का होता है कि भाई कोई काम आर्बिट्रेरी तो नहीं किया जा रहा, कि ब्रिटेन की संसद में कोई कानून पारित ही नहीं हुआ और उस काम को पार्लियामेंट कर रही हो। ठीक है, और यदि वो पारित हो चुका है तो जुडिशियल रिव्यू एज सच कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसमें सिर्फ प्रोसेस को देखा जाता है, उसमें क्या कहते हैं, उसके इंटेंट या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को नहीं देखा जाता। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्यों नहीं देखते? क्योंकि ब्रिटेन में कोई भी नया कानून जो बनता है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारत में और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, उसमें अंतर यही है कि भारत में न्याय समीक्षा होती है। सो द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट्स इन इंडिया एंड यूएसए। हमने देखा ही है कि इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसए से इंस्पायर्ड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, और यही काम यूएसए में भी है। तो जैसे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना शबरीमाला का जजमेंट दिया था तो उस जजमेंट में क्या कहा कि जो फीमेल्स हैं उनको जो नॉट अलाउड कहा जा रहा है कि दैट दे आर नॉट अलाउड इन टेम्पल। किन किन फीमेल्स को? पर्टिकुलर एज ग्रुप की। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? बताओ क्या है? यह भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें थर्ड जज केस आया था, उस थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई अब से कोलेजियम सिस्टम चालू होगा। जिसमें कितने जजेस होंगे? 5 जजेस होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस नए जज का अपॉइंटमेंट होगा। इससे पहले जब हम बात करते हैं फर्स्ट जज केस की,
ठीक है। तो उस टाइम पर ये प्रावधान नहीं था। उस टाइम पर गवर्नमेंट का भी एक से हुआ करता था, किसमें? जो अपॉइंटमेंट होता था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। लेकिन सेकंड जज केस और थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रावधान था कि गवर्नमेंट जो है उसकी भी एक सेइंग होगी कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होगा, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इन द सिमिलर वे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की बात करते हैं तो ये भी बेसिकली क्या है? एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो हमें क्या समझ में आया कि किस तरीके से हमारे देश का जो कोर्ट है वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इन द सिमिलर वे द फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए कैन ऑल्सो डू दी इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है? दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर क्या अडॉप्ट किया है? कॉन्करेंट लिस्ट को अडॉप्ट किया है। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें अगर कोई सब्जेक्ट को डाल दिया गया है तो उसके ऊपर स्टेट एज वेल एज सेंटर बोथ कैन मेक दी लॉज। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब जैसे अगर हम बात करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो लैंड है ये किस में आती है? स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में? इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें हेल्थ की तो ये किस में आती है? स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, या यूनियन लिस्ट में? इन द सिमिलर वे एजुकेशन ये कौन सी लिस्ट में है? एंड जो फॉरेस्ट है ये किस लिस्ट में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? समवर्ती सूची। ठीक है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, in giving representation to talent, experience and service in composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of Irish Republic। यानी हमने क्या कहा कि राज्य परिषद की संरचना में जब हम प्रतिभा की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं और सेवा की बात करते हैं, उसको हम किस में दें? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा। तो राज्यसभा में हम क्या देखते हैं कि भाई सारे के सारे मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते हैं, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं और उनको स्पेसिफिक फील्ड से, विशिष्ट क्षेत्रों से क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है। तो ये जो आइडिया हमने लिया है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, वो कहाँ से प्रभावित होकर लिया है? वो भी आयरिश रिपब्लिक यानी कि आयरिश गणराज्य से प्रभावित होकर लिया है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, यानी कि संसदीय प्रणाली भारत में होनी चाहिए, ये हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। कैबिनेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। ठीक है, अब जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो आई होप आपको पता ही होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनमें क्या अंतर होता है? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर जो है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आपका ना रिवीजन होता चलेगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलती चलेगी। ठीक है, फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं, आपातकालीन प्रावधान जो हैं, हमने कहाँ से लिए हैं? हमने जर्मनी से लिए हैं। अच्छा, जर्मनी की जो रिपब्लिक, जो वहाँ की पार्लियामेंट होती है उसको हम वीमर कहते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड। यूनियन स्टेट के बीच का रिलेशन कैसा होगा? ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमने इसकी भी बात करी थी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से संबंधित जो था। रूल ऑफ लॉ हमने इंग्लैंड से लिया है। रूल ऑफ लॉ देने वाले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने इस पर डिस्क्रिप्शन दिया, A.V. डाइसी। ठीक है, याद होना चाहिए आपको ये भी। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है, सिंपल। फिर है रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन। अब इस चीज को अगर हम देखें
कि गवर्नर एक बिल को क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है, किसके लिए, राष्ट्रपति की विचार के लिए। तो इससे एक चीज जो समझ में आती है वो ये आती है कि भाई जो गवर्नर है वो किससे ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट से। कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल को पास किया और उस बिल को पास हो जाने के बाद में जब गवर्नर के पास में वो बिल साइन करने के लिए आया तो गवर्नर के लिए आवश्यक नहीं है कि उसको साइन करेगा, वो उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के की सलाह के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि सेंटर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दी स्टेट। यानी कि ये जो मामला आ रहा है ये किससे संबंधित आ रहा है, फेडरलिज्म से संबंधित आ रहा है। और इसमें हमको ये भी समझ में आ रहा है यूनियन इज पावरफुल देन स्टेट्स। यानी कि ये चीज़ हमने कहाँ से ली होगी, कनाडा से। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये पहले भी देखा था और ये दोबारा से भी आ गया, ठीक है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, अब रशियन फॉर्मर सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। ये जो है ये सेपरेट क्वेश्चन है कि जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो हमने कहाँ से लिया है, रशियन फॉर्मर सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, सोवियत यूनियन इसको क्यों कहते हैं ये शायद आपको पता ही होगा। यूएसएसआर जो है ये पुराना नाम था और रशिया जो है यूएसएसआर में सबसे बड़ा देश था। इसमें कई सारे देश आते थे सेंट्रल अमेरिका के, ठीक है, जैसे कि कजाकिस्तान, यूक्रेन भी आता था, ठीक है, यूएसएसआर का हिस्सा था। तो जो यूएसएसआर का फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा थी, उसी को हमने भी लिया और हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके 1976 में क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है। इसको अभी हम आगे देखेंगे भी जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर इंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और स्वर्ण सिंह कमेटी का जिक्र भी उस टाइम पे आएगा, ठीक है। फिर हम अगला करते हैं असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, अभिकथन व कारण का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान बन गया है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अब हमें देखना है कि पहले तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हमको मालूम है कि भारत का संविधान सबसे लंबा है, बिल्कुल सही। फिर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक। अब हमको ये देखना है कि जो रीजन है वह क्या अभिकथन को आगे बढ़ाता है, उसका एक कारण बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बिकॉज, और यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि। आप इसको पढ़ के देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन बिकॉज द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है कि हमने अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए इसलिए हमारा संविधान बड़ा बन गया। अगर हम अमेरिका की जगह फंडामेंटल राइट्स किसी और देश से ले लेते तो क्या संविधान छोटा हो जाता, नहीं। हमारा संविधान लंबा है बिकॉज इट इज़ हाईली डिस्क्रिप्टिव, उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स आपने अमेरिका से लिए हैं या रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, इसके कारण संविधान लंबा नहीं है। सो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, सिंपल है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था। फिर बात आती है हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये नाम आपको याद रख लेना है, फ्रैंक एंथनी। ये नॉमिनेटेड, नामित डिप्टी चेयरमैन थे, ठीक है, यानी कि उप सभापति थे संविधान सभा के। फिर हुज पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो इन द इंटरिम गवर्नमेंट। यानी कि जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो इनका पोर्टफोलियो था, इनको जो विभाग मिला था, और जब क्या हो गया कैबिनेट ऑफ इंडिया बन गई तब जो विभाग मिला उसमें अंतर था, वो थे CH भाभा। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपको क्या कहते हैं, एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना है जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है। हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द रीज़न फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इज दैट इट इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है। इट कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस,
बहुत सारे इसमें प्रशासनिक प्रावधान हैं। इट डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री। इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर हम लॉजिक लगाएंगे कि भाई भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों के संविधानों का अनुभव इसमें शामिल किया है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। फिर क्या है, इट कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने अपने संविधान में बहुत डिटेल्स लिखी हैं, जैसे कि हमने अपने संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भी लिखा है। हमारे संविधान में अटर्नी जनरल के बारे में भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं वो काफ़ी डिटेल में हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 312 से जब हम बात करते हैं तो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी हमको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, किसमें, हमारे संविधान में। तो इससे हमको क्या पता चला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। फिर इट डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का संविधान बड़ा है। और भारत में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि भारत में जो राज्य हैं दे डू नॉट हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस इंडिया हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी एक अकेले संविधान को राज्यों से और केंद्र से दोनों से डील करना है, तो इस वजह से वह संविधान ऑब्वियसली लंबा हो ही जाएगा। इसको यदि हम कंपेयर करेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए में प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग संविधान होता है। इसी वजह से यूएसए का संविधान जो सेंट्रल लेवल पे होगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहेंगे, वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। लेकिन भारत में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्मॉल नहीं हो सकता। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्मॉल नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर हु सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ लाइफलेस थिंग, किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह एक बेजान चीज है। यह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं, और भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से अधिक कुछ नहीं चाहिए और देश के हित को सर्वोपरि रखें। यह जो कथन था ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। क्या कहा था उन्होंने कि संविधान तो एक बेजान मशीन है। बिल्कुल ठीक बात है, संविधान में अपने आप जान थोड़ी ना है। यह संविधान जो है ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये किस पे निर्भर करेगा, कि इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं। यह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसको नियंत्रित करते हैं, जो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और उन लोगों का ईमानदार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। फिर है इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बात कही थी केसी वियर ने। केसी वियर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा था, क्वासी फेडरल। ऊपर पढ़ के आए हैं अभी हम, ठीक है। तो जिन्होंने भारत के संविधान को क्वासी फेडरल कहा था, उन्होंने ही क्या कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है एक अच्छा बैलेंस रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में, यानी कठोरता और लचीलेपन के बीच का एक अच्छा संतुलन है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लचीलापन कैसे है। उसके लिए हमारे पास में आर्टिकल नंबर 2, 3 हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत लचीलापन है। सिंपल मेजोरिटी से अब केंद्र में एक बिल को पास करवा लो, और उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, बाउंड्री ऑफ स्टेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लचीलापन है। इसी तरीके से हम बात करें, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है उसको यदि आपको पास कराना है तो क्या चाहिए, यू नीड सिंपल मेजोरिटी। बट कठोर कब है, जब आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि जब आपको संवैधानिक संशोधन करना है तब आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स विशेष बहुमत चाहिए। इसको हम और क्या कह सकते हैं, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है वह एक मिश्रण है किसका, एक संतुलन है किसका, रिजिडिटी का, कठोरता का और लचीलेपन का। फिर आता है हु हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। ये बात कही है बी आर अम्बेडकर ने कि हमारा जो संविधान है जो फेडरलिज्म का, संघवाद का एक बहुत ही कठोर ढांचा होता है उसमें बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, यूनियन इज पावरफुल देन स्टेट्स। हमारा जो मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज अ गोल एट विच सेशन, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, वहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी थी पहली बार। और कितनी मजेदार बात है, लाहौर सेशन जो 1940 में होगा
वहीं पे किसकी नींव रखी जाएगी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं उसको, लाहौर सेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था, क्या कहते हैं? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहाँ पे स्वतंत्रता की बात हो रही थी वहीं पे पार्टीशन की भी बात होती है। ठीक है, फिर व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। 17 नवंबर 1947 को जो जनगण मन था उसका हिंदी वर्जन जो है उसको हमने, हिंदी संस्करण को हमने अपनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म होता है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जो वन लाइनर सीरीज़ है उसका। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसी तरीके के फर्दर वीडियोस हम इन फ्यूचर लाते रहेंगे और आपकी पूरी जो PYQ की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको हॉलिस्टिकली हम कवर करवाएंगे। इस वीडियो में आपने देखा भी होगा कि मेन फोकस सिर्फ रीडिंग पे नहीं था कि जो PDF में लिखा है उसको रीड कर दिया जाए, उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की गई थी, उसका वाई जो है और उसका हाउ जो है उसका हमने प्रयास किया था, ताकि एक लॉजिकल थिंकिंग भी आप में डेवलप हो, और जब आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तब आप लॉजिकली भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और आपको हर चीज़ सिर्फ रटनी ना पड़े। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो जो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं कमेंट करने के लिए, उनको बहुत सीरियसली आप लोग कमेंट करें। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, उस पर वेरियस अपडेट्स और बहुत सारे नोट जो हैं वो शेयर होते रहते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, बिकॉज वी नो कि जो ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ाने से, बांटने से बढ़ती है। ठीक है, ज्ञान कभी भी बांटने से कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही है। तो अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल दिखाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इसी तरीके से और वीडियोस फर्दर लेके आने का। थैंक यू।